दोस्तों नमस्कार। मैं लोकनाथ सिंह, आपका दोस्त बोकारो झारखंड से। आज सुबह का अखबार मैंने पढ़ा और उस अखबार का हेडलाइन था नई शिक्षा नीति। और उस नई शिक्षा नीति को पढ़ने के बाद जो अखबार में छपा हुआ है, उस समाचार को पढ़ने के बाद मन में तो एक खुशी हुई कि लगता है अब देश में कोई भी देश का बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं होगा। लेकिन क्या सचमुच में ऐसा है? यह विचार करने की योग्य है। तो उसमें डिटेल तो कुछ नहीं है, लेकिन जिस तरह से अभी नई शिक्षा नीति को हाईलाइट किया गया है, हेडिंग में छापा गया है अखबारों में, उससे तो ऐसा लग रहा है कि मानो पूरे देश के अंदर में एक बहुत बड़ी शिक्षा की क्रांति होने वाली है। और इस क्रांति के वजह से देश का एक बच्चा भी शिक्षा से दूर नहीं होगा, वंचित नहीं होगा, ऐसा लगता है पढ़ने से। चलिए इसी पर आज हम विचार करते हैं। आज देखिए, पूरे देश के अंदर में बहुत सारी पब्लिक सेक्टरें हैं। सेल है, रेल है, कोल है, भेल है, और सभी जगह जितने भी सरकारी कर्मचारी थे, अधिकांश कर्मचारी रिटायर हो गए। और उसके बावजूद भी आज पब्लिक सेक्टर चल रहा है। तो सारे सरकारी कर्मचारी अधिकांश जो रिटायर हो गए, उसके बावजूद भी पब्लिक सेक्टर चल रहा है। कैसे चल रहा है? तो आप देखेंगे कि उसमें ये तो बात सही है कि सरकारी कर्मचारी बहुत कम बचे हुए हैं और अधिकांश लोग रिटायर हो गए हैं, लेकिन फिर भी कारखाना चल रहा है। चाहे सेल का कारखाना हो, कोल हो, भेल हो, या रेल हो, या अन्य कोई भी पब्लिक सेक्टर हो, कारखाना चल रहा है। यहीं आप बोकारो को देख लीजिए। बोकारो के अंदर में सरकारी कर्मचारी 50,000 काम किया करते थे। आज के डेट में 10-11 हजार कर्मचारी, अधिकारी कर्मचारी मिलकर के होंगे। मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा नहीं होंगे। और जिस समय बोकारो कारखाना में सरकारी कर्मचारी हुआ करते थे 50,000 से अधिक, उस वक्त पूरे बोकारो सेल एरिया में एक स्कूल का व्यवस्था चलता था और सभी स्कूलों में पूरे बच्चे भरे हुए होते थे। लेकिन आज की हालात को देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये क्या हो गया है। आज जो भी स्कूल हैं सारे खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। लेकिन इस नई शिक्षा नीति के बारे में अखबार में देखने के बाद में थोड़े देर के लिए ही सही, लेकिन एक खुशी का संचार हो रहा है मन में कि शायद जो सेल के एरिया में जो स्कूल खंडहर में तब्दील हो रहे हैं, उसके फिर से जीर्णोद्धार होने का उम्मीद झलक रहा है। ऐसा लग रहा है कि फिर से सारे स्कूल जो है उसका काया पलट हो जाएगा और उसमें सभी स्कूलों में बच्चे भर जाएंगे, ऐसा लग रहा है। लेकिन
ऐसा है नहीं। अब जरा सोचिए, जब 50,000 से अधिक सरकारी कर्मचारी बोकारो स्टील प्लांट में काम करते थे, उस समय उनके बच्चों के लिए ये स्कूल बनाया गया था बोकारो स्टील सिटी के सेल के एरिया में। और आज जब कर्मचारी रिटायर हो गए तो सेल ने भी सोचा कि भाई मेरा ड्यूटी अब ख़त्म हो गया, अब जो भी स्कूल है खंडहर होता है तो होने दो। लेकिन कारखाना फिर भी चल रहा है। सरकारी कर्मचारी रिटायर होने के बावजूद भी कारखाना चल रहा है। इस कारखाना को कौन चला रहे हैं? तो आप देखेंगे कि सारे कारखाने को, चाहे बोकारो का हो, राउरकेला का हो, भिलाई का हो, दुर्गापुर का हो, विशाखापट्टनम हो या अन्य स्टील कारखाने हो जो पब्लिक सेक्टर हैं, सभी कारखाने चल रहे हैं, लेकिन सभी जगह आउटसोर्सिंग शुरू हो गया। और ठेकेदारी प्रथा के कारण, ठेकेदारी मजदूरों के वजह से ये कारखाना चल रहा है। तो यहाँ सवाल उठता है कि क्या सचमुच में जिस तरह से सेल के कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, उनके बच्चों के लिए जिस तरह से स्कूल की सुविधाएं थी, क्या पुनः वैसी सुविधाएं इस नई शिक्षा नीति के तहत उन ठेकेदार कर्मचारियों के बच्चों के लिए होगी? यह एक प्रश्न है। लेकिन मैं समझता हूं शायद उन ठेका मजदूरों के लिए इस नई शिक्षा नीति से कुछ मिलने वाला नहीं है। उनके बच्चे जिस हाल में हैं उसी हाल में रहेंगे, क्योंकि अगर शिक्षा नीति को अगर ठीक करना है तो जब तक देश के अंदर में एक ऐसी शिक्षा नीति ना हो जिसमें अमीर, गरीब, मजदूर, किसान, सारे लोगों के बच्चे एक साथ एक स्कूल में, एक माहौल में, एक हॉस्टल में रह करके पढ़ें, जब तक ये एक माहौल नहीं बनेगा तब तक देश के बच्चों का जो शिक्षा देने के लिए जो शिक्षा नीति बनाई गई है, मैं समझता हूँ यह लॉलीपॉप के अलावे कुछ हम नहीं कह सकते, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। उसमें कहा गया है कि शिक्षा नीति को बनाने के लिए 2 वर्ष लग गए, 10 लाख लोगों से राय ली गई है, 36,000 लोगों से परामर्श ली गई है। उसके बाद इतना मेहनत करने के बाद में यह शिक्षा नीति बनी है। और निश्चित तौर पर अगर इस शिक्षा नीति से रिजल्ट कुछ ऐसा आता है कि देश का एक भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं होता है, तो निश्चित रूप से हम कहेंगे कि यह शिक्षा नीति बहुत अच्छी है। लेकिन अभी ये तो देखना बाकी है। उसमें ये बात कही गई है कि सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों की तरह व्यवस्था करनी है, इसका लक्ष्य रखा गया है। तो साहब, लक्ष्य तो हर सरकार रखती है और लक्ष्य तक पहुंचते पहुंचते 5 साल पूरा हो जाता है, उसके बाद लक्ष्य पूरा नहीं होता है, फिर उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए फिर और 5 साल चाहिए, फिर लक्ष्य पूरा करते करते फिर 5 साल गुजर जाता है,
इसी तरह हमेशा लक्ष्य बनते रहता है और लक्ष्य जो है पूरा कभी नहीं होता है। सचमुच में अगर सरकार चाहती है कि हमारे देश के शिक्षा नीति ऐसी हो जिसमें पूरे देश के बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, समुचित विकास हो और बच्चे का मस्तिष्क जैसा बना हो, जो साइंटिस्ट बनने के लायक हो उसको साइंटिस्ट बनाया जाए, जो कला क्षेत्र में उसके लायक जिसका मस्तिष्क बना हो वो कला क्षेत्र में प्रवीण हो, और जो समाज क्षेत्र में जिसका रुचि हो वो देश और समाज के लिए एक बहुत अच्छे समाज सेवी बने। अगर सरकार सचमुच में चाहती है कि हमारा शिक्षा नीति ऐसी हो कि जो बच्चा जो बनना चाहता हो वह खुशी खुशी से बने और उसको वह बनने में जो सामग्री की जरूरत हो उसे सरकार मुहैया करे, तो हम समझते हैं निश्चित रूप से अगर ऐसा शिक्षा नीति हो तो देश के लिए काबिले तारीफ हो सकता है। अभी तक का जो शिक्षा नीति है वो शिक्षा नीति है कि मजदूर का बेटा मजदूर ही बनेगा, मालिक का बेटा मालिक ही बनेगा। ये अमीर गरीब का फासला कम करने का अभी तक का जो शिक्षा नीति है वो नहीं है। अगर देश में बच्चे क्लास से लेकर पीएचडी तक यदि एजुकेशन फ्री हो जाए और सारे देश के बच्चे एक साथ स्कूलों में पढ़ें, एक माहौल में पढ़ें, हॉस्टल में रह के पढ़ें और दुनिया का सबसे बेहतर शिक्षा पद्धति जो हो उस चीज को लागू किया जाए, तो हम समझते हैं ऐसा व्यवस्था यदि हो तो निश्चित रूप से गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा, मोची का बच्चा, हरिजन का बच्चा, संथाली का बच्चा, अमीर का बच्चा, गरीब का बच्चा, सारे बच्चे उनके अंदर में जो गुण है उस गुण का समुचित विकास हो सकता है। लेकिन जो देश का सरकार अपने पूरे देशवासियों को स्वच्छ जल तक नहीं मुहैया करा सकता है, एक तरफ 15 रुपए लीटर पानी बिकता हो, दूसरे तरफ लोग कुआं से, तालाब से, नल से पानी पीते हों। जो सरकार स्वच्छ जल तक मुहैया नहीं करा सकती है उस सरकार से ऐसी उम्मीद करना कि सभी के लिए एक ऐसी शिक्षा नीति बने जिसका लाभ सभी परिवार के बच्चों को मिले, ऐसा उम्मीद करना हम समझते हैं कि सपना देखने के बराबर है। सचमुच में अगर सरकार अपने देश के बच्चों को बेहतर बनना, बेहतर शिक्षा देना चाहती है, सरकार चाहती है कि हमारे देश के सभी बच्चे कोई भी शिक्षा से वंचित न रहे, अगर सचमुच में ऐसा चाहती है तो देश में एक देश एक शिक्षा नीति के तहत
उसकी शुरुआत की जाए और एजुकेशन सबके लिए फ्री कर दी जाए और सभी परिवार के बच्चे हॉस्टल में रह के बच्चे पढ़ेंगे, एक माहौल होगा, तो निश्चित रूप से हमारे देश के बच्चे शिक्षित होंगे। अगर इसको अमली जमा पहनाना है तो इसका शुरुआत इस रूप में किया जाए कि सबसे पहले केंद्र सरकार एक सर्कुलर जारी करे कि जितने भी सरकारी स्कूल हैं उन सरकारी स्कूलों में जितने भी सरकारी ऑफिसर हैं, जितने भी एमएलए एमपी हैं, उनको अनिवार्य कर दिया जाए कि उनके बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़ेंगे। उनके लिए स्पेशली ऐसा निर्देश जारी हो कि हर सरकारी अफसर का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। जब तक सरकारी स्कूल में उनका दाखिला नहीं होगा उनके बच्चों का, तब तक सरकारी पद में उन्हें ज्वाइनिंग नहीं दी जाए। ऑटोमेटिक पूरा सरकारी स्कूल का काया पलट हो जाएगा। लेकिन ऐसा कोई नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा देश का जो सिस्टम चल रहा है वो चाहती नहीं है कि सारे लोग शिक्षित हों। अगर हिम्मत है सरकार को तो ये करके देखे, एक निर्देश जारी करे कि जो भी सरकारी अधिकारी हैं उनको तभी उनके पद पर पदभार ग्रहण करने दिया जाए जबकि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिला दे दें। और एमएलए एमपी जो हैं, मिनिस्टर हैं, डॉक्टर हैं, सारे बच्चों के लिए, सारे लोगों के बच्चों के लिए ये नियम को लागू किया जाए। देखिए, बिल्कुल देश का शिक्षा पद्धति एकदम ठीक ठाक हो जाएगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस पर सरकार को सोचना चाहिए। आज बताइए, जो सेल के बड़े बड़े कारखानों को जो ठेका मजदूर चला रहे हैं, कल तक उसको सरकारी कर्मचारी चला रहे थे, तो सरकारी कर्मचारी चला रहे थे तो उनके बाल बच्चों के लिए स्कूल व्यवस्था था, मेडिकल फैसिलिटी था, कोई बीमार हो गया तो उसके लिए सरकारी हॉस्पिटल थे, सेल की तरफ से उनको आराम से इलाज हो जाता था। अभी ठेका मजदूर का क्या कसूर है कि उनके बच्चे बीमार पड़ेंगे तो सेल के हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा सकते, किसी अच्छे हॉस्पिटल में नहीं इलाज करा सकते, और उनके लिए न क्वार्टर है, न बिजली है, न पानी है, कहीं भी अपना झोपड़पट्टी बसा ले और उसमें खुद रहे, और उस झोपड़पट्टी को भी हर 2-4 महीने में एक अभियान चलता है, उसमें उजाड़ दिया जाता है, फिर वो बिखर जाते हैं, फिर दूसरी जगह झोपड़पट्टी बसा लेते हैं। तो ये ठेका मजदूरों का क्या कसूर है? जब इतना बड़ा सेल का कारखाना को चला रहे हैं, क्या इनको हक नहीं है कि इनके बच्चे भी पढ़ें? इनके बच्चे अगर बीमार पड़ें तो इनके बच्चों का भी इलाज बोकारो के बीजीएच में हो, या राउरकेला में जो लोग हैं, राउरकेला का जो हॉस्पिटल है सेल का, वहाँ उनका इलाज हो। जो भी जहाँ पर सेल का हॉस्पिटल है, ठेका मजदूर का वहाँ
फ्री ट्रीटमेंट होना चाहिए और उनके बच्चों को फ्री एजुकेशन होना चाहिए। उनका क्या कसूर है? ये सरकार को नहीं दिखाई देती है। सेल समझती है कि भाई ठेकेदार का काम है, वो अपने कर्मचारियों को, अपने मजदूरों को शिक्षा दें या न दें, ये उनकी ड्यूटी है, उनकी, और सेल की नहीं है। वो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। लेकिन ये ठेका मजदूर काम किसका कर रहे हैं? ठेकेदार का काम कर रहे हैं या सेल का काम कर रहे हैं या सरकार का काम कर रहे हैं? कारखाना किसका है? सरकार का है। सरकार के अंदर में सेल है, सेल उसका देखरेख करती है। तो निश्चित रूप से जिस तरह से सरकारी कर्मचारियों के लिए, उनके बच्चों के लिए स्वास्थ्य और चिकित्सा, क्वार्टर, बिजली, पानी, ये सारा सुविधाएं उपलब्ध थीं, वैसा ही ठेका मजदूर के लिए भी होना चाहिए। तो दोस्तों, आज का जो नई शिक्षा नीति के बारे में जो छपा था, इस बारे में मेरा ये विचार था, और मैं अगले बार आपसे फिर मिलूँगा, किसी दूसरे विषय पर बात करूँगा, और आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।